पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन यहाँ जो प्रोजेक्ट है चीरी, जिसमें बहुत सारा काम हो रहा है जो लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ अब तक ऑलमोस्ट अराउंड 1100 बच्चों का इलाज हो चुका है, उनकी सर्जरीज हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसमें मिसबा भाई साथ दे रहे हैं और ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो अभी इस पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, एज वी स्पीक यहाँ पीछे काम चल रहा है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अहमद साहब जो वॉलंटियर CEO हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। और क्योंकि ये इनके साथ ये सारी चीज़ गुजर चुकी है, इसी वजह से इनको इस बात का एहसास है कि पेरेंट्स किस चीज़ से गुज़रते हैं, उनके ऊपर क्या होता है और यहाँ कितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं सही इलाज के लिए। इसकी वजह से ये इस पे दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फरहान साहब, कुछ जो बातें मैं मिस कर गया हूँ वो आप बताइए। और आज हम मिसबा भाई के साथ यहाँ आए हैं, जो मिसबा भाई की सेकंड इनिंग में ये जो इतना नेक काम है, इसमें ये इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसके हवाले से हमें बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोजेक्ट है ना जी, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में आज से पहले ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना। ये प्रोजेक्ट है क्या कि ये एक ऐसा बच्चों के दिल का हॉस्पिटल बन रहा है जहाँ ना सिर्फ बच्चों के हार्ट की ट्रीटमेंट होगी बल्कि रिसर्च के दरवाजे भी खुलेंगे। सालाना 60,000 बच्चे पाकिस्तान में ये मर्ज लेकर पैदा होते हैं। हमारा फोकस है जी इंशाल्लाह यहाँ पर हम 2 ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके अलावा यहाँ पर 30 बेड का प्राइवेट रूम्स होंगे और 30 ही ICUs के बेड होंगे। जो स्पेशलाइज्ड जगह जो पहले यहाँ पर नहीं था पाकिस्तान में, वो ये है कि ऐसे ICUs बनाए जाएं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकें ताकि बच्चे की रिकवरी फास्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह ये 75 बेड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यानी कि यहाँ पर वो सारे रेफरल जो पाकिस्तान में किसी वजह से मोस्ट कॉम्प्लेक्स बच्चों की हार्ट के प्रोसीजर नहीं हो पा रहे, ये हमारा विजन है कि इस इदारे में वो प्रोसीजर हो पाएंगे। जी तो आइए फिर देखते हैं, विजिट करते हैं। तो ये हम मिसबा भाई ICU में आ गए और ऑब्वियसली ICU के कुछ प्रोटोकॉल्स का भी हमें भी ख्याल रखना होगा, तो हम पेशेंट से थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन ये हमारा कैमरा दिखा देगा कि स्टाफ इस वक्त काम कर रहा है एंड देयर इज अ पेशेंट देयर एज वेल। ये सारे माशाल्लाह ऑपरेशन इनके हो चुके हैं और अब ये रिकवरी इनकी जितनी देर भी ये देखेंगे कि इतनी देर हमने इनको रखना है और फिर उसके बाद भी तो ये आप देखेंगे और इस तरह माशाल्लाह सारे जो है। तो मिसबा भाई, ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि मुझे इस तरफ आना है? मुझे यहाँ एक जिसे कहते हैं खला है कि पीडियाट्रिक सर्जन्स हार्ट के बहुत कम हैं और वो फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं और जहाँ हैं वो बहुत महंगी हैं पाकिस्तान में। तो ये आपने कैसे सोचा कि मैं इसमें हेल्प करता हूँ? बस बात ये है कि जिस तरफ अल्लाह ने आपको लगाना होता है ना, तो वो कोई ना कोई ज़रिया बन जाते हैं। तो मेरे 2017 में मैं ऑलमोस्ट रिटायरमेंट से पहले सोच रहा था, तो मेरे अपने एक दोस्त की बेटी इस मर्ज़ के साथ पैदा हुई। तो वो दैट वाज द टाइम व्हेन मुझे सारा पता चला कि यहाँ पूरे डायनेमिक्स क्या हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स कितने हैं, फैसिलिटीज़ कितनी कम है और क्या क्या मुसीबतें आपको इस हवाले से अगर आपका ऐसा पेशेंट हो तो उसके क्या क्या मसले पेश आते हैं। क्योंकि बहुत करीबी दोस्त है, उसके साथ रहा और फिर उनकी हेल्प की। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने फरहान भाई से मुलाकात की, उन्होंने प्रेजेंट किया ये सारा प्रोजेक्ट। तो मुझे अंदाज़ा होगा कि ये तो ऐसी चीज़ है कि जो अभी ज़रूरत है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सो आई थॉट कि आई एम विद पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन और इंशाल्लाह हम ये ऑपरेशंस भी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये इंस्टीट्यूट बन जाए ताकि अगले 15 साल 20 साल में हम पूरे तरीके से हर एक बच्चे को ट्रीट कर सकें जिसको ये मर्ज़ हो पैदाइशी तौर पर। बिल्कुल सही।
जी हाँ, ये जो शानदार काम मिसबा भाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल आपने देखा, पेशेंट्स आपको दिखाए, आईसीयू विजिट कराया, तो हमारी बेस्ट विशेस मिसबा भाई के साथ हैं। चलते हैं एक बार फिर मिसबा भाई के घर और फिर वहीं से बातचीत का सिलसिला दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जरूर जी, जरूर। माशाल्लाह जो हॉस्पिटल हमने विजिट किया, मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से है या उसकी ज़िंदगी में अब इतना आराम और सुकून आ गया, उसको लेस फॉर्चुनेट के लिए भी सोचना चाहिए, उसको दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। और मिसबा भाई की जो एफर्ट है बड़ी ही शानदार है, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मिसबा भाई, मूविंग ऑन, थोड़ी सी अब हम बात करते हैं जो करियर का इख्तिताम हुआ आपका। तो हमारे 2 सुपरस्टार्स, 2 पाकिस्तान के फेवरेट क्रिकेटर्स एक साथ जा रहे थे, आप और यूनुस खान, और फिर उस पे सोने पे सुहागा कि हम वेस्ट इंडीज में कभी वेस्ट इंडीज से जीते नहीं थे। तो वो एक जबरदस्त मेमोरी थी। मेरे सामने अभी तक वो तस्वीरें हैं, मेरे जहन में है। आपको कैसे याद आता है वो मोमेंट? देखो, जिंदगी का मेरे ख्याल में निचोड़ गए, फेवरेट मोमेंट्स गए, सबसे बड़ी अचीवमेंट गए, क्योंकि हम जैसे फिल्म देखते हैं ना या कोई ड्रामा देखते हैं कुछ भी, तो हम कहते हैं जी एंड अच्छा होना चाहिए, एंड अच्छा होना चाहिए। इसी तरह जिंदगी का भी, जो भी हम कोई काम करते हैं, कोई प्रोफेशन होता है, तो ख्वाहिश होती है हर इंसान की कि उसका एंड अच्छा हो, क्योंकि वही याद रहता है। पीछे जो बाकी चीज़ें शुरू कैसे, वो सारी चीज़ें किसी को नहीं याद रहती। तो आई थिंक जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का उतना कम है कि एक तो पाकिस्तान कभी सीरीज़ नहीं जीता, वो हम टेस्ट मैच जीते, फिर वो जिस किस्म का यादगार टेस्ट मैच हुआ, फिर एक ऐसा कुलीग जिसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप्स थी, रन्स की, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर इतना 2001 से ऑलमोस्ट जब भी टीम में आए जी इकट्ठे रहे 17 साल, फिर इकट्ठे रिटायर होना और ऐसी सिचुएशन में रिटायर होना, तो वो सारी चीज़ें बड़ी स्पेशल थी। और वो मेरे ख्याल में फिर आपके साथियों ने जो आपको मोहब्बत का इजहार करते हुए कंधों पे उठा लिया, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी जो टीम ने जिस तरीके से, मैं कहता हूँ कि वो तो एक एंड था ना कि आप जीतने के बाद ठीक है जी सेंड ऑफ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉडी लैंग्वेज और एफर्ट थी प्लेयरों की उस मैच में, क्योंकि वो ऐसा पिच था कि वहाँ पे 20 विकेटें लेना, स्कोर करना, आउटफील्ड इतनी स्लो, पिच इतना स्लो, उस पे 20 विकेटें लेना, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा कारनामा था। बॉलर्स ने आखिरी विकेट ने बहुत तंग किया था। हम वो मैच देख रहे थे, हमें लग रहा था कि ये यहाँ से कैसे हम ऐसी पोजीशन में आ गए कि नहीं जीत पा रहे, एक विकेट पर। बिल्कुल, क्योंकि पिच ऐसी पिच थी कि मतलब वहाँ लास्ट मैन को भी आउट करना ऐसे ही था जैसे आपको पता नहीं सामने आपके वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खड़ा है, ना स्पिनर के लिए कुछ है, ना फास्ट बॉलर के, ना पेस है, ना कोई सीम मूवमेंट है, कोई चीज नहीं। तो जिस तरीके से टीम का जो एटीट्यूड था, वो हर लड़का यही चाह रहा था, कोशिश उनकी यही थी। पाकिस्तान का जीतना तो था ही, मेरे और यूनुस खान के लिए वो एफर्ट वो नजर आ रहा था कि अच्छा यार ये जा रहे हैं तो हमने कुछ स्पेशल करना है इनके लिए। तो वो कभी भी हम लोग जिंदगी में नहीं भूलेंगे। वो जो एनर्जी और सारा कुछ था, दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल। शुरू में प्रोग्राम के मैंने बात की कि एक आपकी क्वालिटी है जो मुझे सबसे पसंद है कि आप चैलेंजेस से भागते नहीं हैं। तो एक चैलेंज आपको ऐसा मिला था जिसमें आफ्टर रिटायरमेंट आप ही बैटिंग कोच, आप ही हेड कोच, आप ही चीफ सेलेक्टर। तो पहले तो ये बताइए कि क्या एक आदमी के पास ये सारे रोल होना ठीक है? ठीक है, ये समझ में आता है कि जब कुछ गलत होगा तो एक ही को ब्लेम देंगे और एक ही आदमी इंचार्ज है। क्या आपको लगता है ये सही चीज़ थी? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मुझे लगता कि ये गलत चीज़ है तो मैं करते ही नहीं। हाँ, सही बात। इसको जो है वो एक्सेप्ट ही ना करता। हम जो मर्जी कहें, दुनिया जो मर्जी कहे, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम डिफरेंट सारे स्टेप्स बनाते हैं ना, ये सिर्फ हाइड करने के लिए, एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, छुपने के लिए बनाते हैं। एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट नहीं आता तो चीफ सेलेक्टर कोच के पीछे छुप जाता है, कोच चीफ सेलेक्टर के पीछे छुप जाता है, कप्तान इन दोनों के पीछे छुप जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा होती है। जब आप परफॉर्मेंस अच्छी है तो सारे आ जाते हैं चेयरमैन तक उसको क्रेडिट लेने के लिए, और जब कोई चीज़ गलत होती है तो जी चीफ सेलेक्टर ने मुझे टीम नहीं दी थी।
मुझे जो है ना, हमने तो चीफ सेलेक्टर कहता है ये टीम दी थी, इन्होंने आगे टीम सही सिलेक्ट नहीं की थी। तो मैं सही बताऊं कि नोइंगली सारी डोमेस्टिक क्रिकेट को उस वक्त कौन प्लेयर खेल रहे हैं, कंडीशंस, किस तरीके से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही रिसेंटली मैंने छोड़ा था और मुझे सारे एक एक लड़के के साथ मैं खेला हुआ था। तो मुझे था कि जी, एक तो बीइंग कैप्टन मैंने हमेशा ये फेस किया कि आप जो टीम मांगते थे, जो आपका कम्बिनेशन होता था, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी के साथ आपकी सही बात है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। और कितनी बार तो आपके साथ ऐसा हुआ, आप गए टूर पे, फिर आपने वहां से मंगाए हैं बिल्कुल। और वो आप फिर जब डेवलपमेंट की बात है, आप अगर देखें, ये कभी भी ना होता अगर सिलेक्शन कमेटी होती कि जितने लड़के हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराया उस टाइम पे, नसीम शाह आया, फिर आपका मेन बॉलर बन गया शाहीन जो कि इक्का दुक्का मैच खेलता था, फिर हारिस रऊफ आया, फिर आपका वसीम जूनियर आया, फिर अब्दुल्ला शफीक आया, सऊद शकील, जितने आप देखें टीम आपकी 2 सालों में टीम बिल्कुल ही एक ऐसी टीम बन गई जो अगले 10 साल के लिए बन गई। सही है। और उसको ब्लेम लिया हमने 2 साल, वो जीत नहीं रहे, ये वो अभी भी वही लड़के नजर आ रहे हैं ना सामने, डेवलपमेंट है ना। 2 साल इन्वेस्टमेंट पीरियड था आपका, डेवलपमेंट पीरियड था। जब हम आए थे तो टेस्ट का कोई बॉलर नहीं, वनडे का आपको समझ नहीं आ रही कि जी ठीक है 2 बंदे आपके सीनियर खेल रहे थे, आमिर और वहाब, और उसके बाद आपके पास बाकी हसन का उस टाइम थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म था, और उस टाइम आप बैटिंग में आपके 2 बंदे मेन जा रहे थे और पीछे आपके पास कोई बैकअप नहीं था उस टाइम पे। तो हर चीज़ जो है अगर देखें ना तीनों फॉर्मेट्स में, तो वो आगे के लिए कि अगले 2 वर्ल्ड कप कौन खेलेगा या T20 या टेस्ट मैचेस कौन, आपको समझ नहीं आ रही थी। अभी आप देखें आपके पास 8-9 ऐसे बॉलर हैं जो सारे 140 प्लस पे बॉल करते हैं और कोई भी किसी फॉर्मेट में फिट इन हो सकता है। आपके पास स्पिनर्स इतने हैं, आपके पास बैटिंग में नए सारे लड़के, बेसिकली प्रोसेस है जिसमें वक्त लगता है, तो वो कैसे हमारे बर्दाश्त कम है। इसीलिए मुमकिन हुआ कि जाहिर है एक विजन था, अगर मेरा या कप्तान था विजन था, तो जो भी हम डिसीजन लेना चाहते थे क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें बैक भी किया कि ठीक है यार 19-20 हो रहा है, जो एहसान मानी थे या वसीम खान थे, हमें बैक भी किया उस चीज़ पे। मिसबाह उल हक के अंदर का क्रिकेटर आप कभी खत्म नहीं कर सकते, चाहे इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई है या क्रिकेट कम भी हो रही हो। इन्होंने घर में अपना सेटअप बना लिया है, नेट्स लगा लिए हैं, अफाम की वहाँ प्रैक्टिस भी होती है बेटे की आपकी, और आपकी अपनी कोचिंग भी चलती रहती है, तो क्यों ना वो नेट्स विजिट करें। बिल्कुल जरूर जी, दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। माशाल्लाह घर आपका यहाँ, नेट्स यहाँ, तो आपने आराम और काम सब साथ ही रख लिया, बाहर निकलना ही नहीं होता। बस ऐसे ही है। मैं प्लान किया था कि रिटायरमेंट के बाद 2017 के बाद मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो मेरा इरादा यही था कि यार बाहर जाके अब क्या करना। तो कोशिश ये है कि हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें बना लें, बेटा भी खेलता है। मैं वही देख रहा हूँ कि लाइट्स भी लगी हुई हैं, पूरा ये सिस्टम यहाँ लगाया हुआ है आपने, और एक रनिंग के लिए आपने ट्रैक भी बनाया हुआ है। रनिंग बॉलिंग के लिए यहाँ पे रन अप अगर स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करनी हो, वो बैटिंग के लिए पीछे स्क्रीनें भी लगाई हुई हैं दोनों वाइट, और वो और स्लैब वगैरह रखी हुई है, तो बैटिंग प्रैक्टिस बॉलिंग मशीन रखी हुई है जी। बैटिंग वगैरह यहाँ पे होती है, लाइट्स हैं, तो रात में भी, स्पेशली रमजान में तो रात में प्रैक्टिस चलती है यहाँ पे। और अफाम के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया, और घर में ही वर्ल्ड क्लास कोच और सारे इंतजाम है। तो खैर ऐसे ही है बस। मेरे ख्याल में सारी चीज़ जो है वो आपके पास अगर फैसिलिटीज़ हो और आप काम करते रहें, तो आई थिंक दैट बेसिकली हेल्प्स। जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, तो मैंने कहा अगर यहाँ पे होगी तो एटलीस्ट ये है कि एक फिजिकल एक्टिविटी हर टाइम उनको चलती रहेगी। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि कोरोना में ये बहुत जरूरी था कि यहाँ पे अब जब इंग्लैंड हम जा रहे थे, तो इवन कुछ 1-1, 2-2 करके पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे उस टाइम, क्योंकि बाहर तो अलाउ नहीं था। वो प्रोटोकॉल्स को रखते फॉलो हुए करना, वो सब करना बड़ा मुश्किल था। खुद बड़ा आसान था कि ट्रेनिंग करनी, वरना वो आप देखेंगे वो 2-1 साल लोगों के लिए कितने मुश्किल थे। आइए बैठ जाते हैं।
मिसबा भाई, अभी मैंने सुना है कहीं पे आपने कहा था कि अगर आप फॉरेन कोच रखते हैं तो कोई एक लोकल कोच उनके साथ होना चाहिए जो आपके डायनामिक्स को समझता हो, जिसको चीज़ों का पता हो, जो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर सकता हो। आई एग्री 100%। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि क्या मिकी आर्थर के आने से हम क्या वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? क्या इतना बड़ा ये वो है कि हम एक अलग हमने पोस्ट क्रिएट की है कि उनको डायरेक्टर बना के ला रहे हैं? क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका सिस्टम है, और कीपिंग इन व्यू कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक टूर्नामेंट आपका स्पेशली वर्ल्ड कप 4 साल के बाद एक इवेंट आता है, वो आपने एशियन कंडीशंस में खेलना है। और आपका पूरा जो कोचिंग इस टाइम सेटअप है वो सारे फॉरेन कोचेज़ हैं। अब पाकिस्तान में या इंडिया की कंडीशंस को समझने के लिए मैं खुद ये समझता हूँ कि वो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए साथ, हमारा अपना ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए जो इन कंडीशंस को और हमारे अपने लोगों, अपनी टीम और उसके जो आपने बात की डायनामिक्स को समझता हो। तो अब ये सारे डिसीजंस अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन कर रहा है या किसने ये सोचा है कि शायद बाहर से आके वो जो छू मंतर करेंगे तो वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, या शायद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की वजह से हमारा ये एक डेवलप हो गया है और उसके आगे पीछे जो हमने खेली थी क्रिकेट उसके रिजल्ट्स को हम जहन में नहीं रख रहे। ठीक है, आप 1 और टूर्नामेंट जीतते हैं, बट ओवरऑल आपको देखना चाहिए कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस किस दौर में कैसी रही और किस तरफ जाती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो कोई भी इम्पोर्टेंट, स्पेशली इस टीम में अगर आप देखें तो यंग टीम है, कप्तान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको कम से कम मिडल के एक्सपीरियंस वाला कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा खेली हो, उस प्रेशर को हैंडल किया हो, उन कंडीशंस को जानता हो। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है पाकिस्तान में, थोड़ी सी लैक कर रही है। अच्छा, एशिया कप में पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की, एक बार आप वो खुशनसीब कप्तान थे जिन्होंने वो ट्रॉफ़ी उठाई और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, लो स्कोरिंग गेम था। मुझे ये बताइए कि आज की टीम को देखते हुए आपको क्या लगता है, हम एशिया कप के लिए कितने तैयार हैं और हमारे चांसेस क्या हैं? देखिए, हमारी अगर ओवरऑल मैं टीम को देखूं और रिसोर्सेज को देखूं, आई थिंक कि इस टीम में कोई कमी नहीं है। आपके टॉप के बैट्समैन हैं, स्पेशली टॉप 3 जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टॉप 3। और वो अगर आपके टॉप क्लास प्लेयर हैं, तीनों 50 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छे हैं, कंसिस्टेंसी इतनी ज़बरदस्त है, फिर जो फॉलो करने वाले जो बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वर्ल्ड क्लास आपके पास बॉलिंग अटैक है, तो फिर और आपको क्या चाहिए? अभी हम जब इंडिया में खेलेंगे डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट, आपके टीम कम्बिनेशंस, नोइंगली वहाँ की कंडीशंस, उस ग्राउंड की कंडीशन, उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए बहुत मैटर करेगा कि पाकिस्तान कहाँ फिनिश करता है। बिल्कुल सही है। तो मिसबाह उल हक से बड़ी मज़े की बातें हुई और ऑब्वियसली ईद का मौका है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपना रैपिड फायर का सेगमेंट ना करें। मिसबाह, आप बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं, लेकिन इस बार जो है ना ज़रा तेज़ जवाब देना है, T20 का ज़माना है। तो सबसे पहला सवाल ये कि अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो क्या होगा? क्या चाहते हैं आपके पास एक ऐसी ताकत हो? ऐसी ताकत किस हवाले से आप बात करें? कोई भी एक सुपर पावर, जैसे कोई उड़ सकता है, कोई कुछ कर सकता है, अगर ऐसी कोई पावर आ जाए आपके पास तो क्या सुपर पावर होगी? सुपर पावर तो मेरे ख्याल में अल्लाह की जात ही है। वैसे तो आप ख्वाहिश करते हैं कि सब इंसान ठीक हो जाए। पाकिस्तान ठीक हो जाए। 100 मीटर की रेस हो तो कौन सा खिलाड़ी जीतेगा? हमारी टीम में से शोएब मलिक आए थे। शोएब मलिक, ओके। ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा जान कौन सा खिलाड़ी मारता है? यूनुस खान। टीम में सबसे फिट कौन है? मेरे ख्याल में शान मसूद। नेट पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कौन सा खिलाड़ी करता है? मतलब अपनी जान बहुत ज्यादा मारता है और अपनी गेम पे बड़ा फोकस रहता है। ये बड़ा टफ है इस टीम में। इस टीम में बहुत से प्लेयर हैं जो, अच्छा, इवन बाबर, इमाम, शान, बड़ा टफ कंपटीशन है इनके। चलिए, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपके पास एक कॉल उठाने का ऑप्शन हो और ये 3 लोगों की कॉल आ रही है, आप किसकी कॉल उठाएंगे? रमीज राजा,
शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त। ओए मेरे खुदा, मैं किसी की भी उठा लूंगा जिसकी पहले आएगी। मैं सोच रहा था आप जवाब देंगे, मैं फोन ही बंद कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, अगर मशवरा देना हो बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? एक मशवरा। टीम के बारे में सोचे बस। मोहम्मद रिजवान, अभी उसकी बैटिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जल्दी कर रहा है। He needs little bit of टाइम सोचने का, यानी कहीं तो वो बॉल खेलने से पहले दौड़ रहा होता है। शाहीन अफरीदी आई थिंक एट द मोमेंट बिगेस्ट चैलेंज फॉर हिम आफ्टर द इंजरी, कि वो कैसे अपने आप को प्रिजर्व करता है और कैसे आगे लेके चलता। इमामुल हक, थोड़ा सा अपनी जो कई दफा एग्रेशन होती है बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। ठीक है। आसिफ अली नीड्स आई थिंक अपनी बेसिक्स पे काम करना चाहिए उसको, अगर और क्रिकेट खेलनी है। ओके, इन खिलाड़ियों का या किसी ये भी कोई एक वर्ड या एक खिलाड़ी का नाम लूंगा, जो जहन में आपके एक वर्ड आएगा आपने वो बोलना है। सबसे पहले रमीज राजा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स। एज ए चेयरमैन, आई थिंक हिज रोल जो कि एक नॉर्मली हम कमर्शियल साइड बड़ी जबरदस्त थी उनकी, टू अट्रैक्ट द स्पॉन्सर्स एंड दिस एंड दैट। शोएब अख्तर, फास्ट एंड फ्यूरियस। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ मोहब्बत तो जहन में क्या आता है? कुछ नहीं आता। कंसीडरिंग यू, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, वकार यूनिस। पैशनेट पाकिस्तानी in terms of because he wants to do something for Pakistan. That's what I felt whenever he was with the team. कि वो बड़ा ऐसे जिससा होता ना कि पैशन होता है कि मैंने कुछ करना है। That's why I just kept coming as a coach. अच्छा, मिसबा भाई के साथ रैपिड फायर हुआ, वो भी बड़ा मज़ेदार हुआ, लेकिन एक चीज़ चलते चलते ये मैं भी एडमिट करना चाहूँगा और मुझे लगता है बहुत सारे लोग भी अब मानने लगे होंगे कि कुछ डिसीजंस मिसबा ने जब अपने टाइम पे लिए एज अ कोच या इवन एज कैप्टन, वो उस वक्त समझ में नहीं आते। कुछ प्लेयर्स पे भरोसा भी उस वक्त समझ में नहीं आता, लेकिन फिर बाद में समझ में आता है, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि इफ्तिखार को क्यों बैक कर रहे हैं, और फिर अब स्टेडियम में चाचा चाचा नाम गूंज रहा होता है। तो मिसबा ये चीज़ भी अब आप नोट करते होंगे कि जो प्लेयर मैं पहले कहता था अब दुनिया मान रही है। देखिए, वो बात पता है क्या होती है, दुनिया ने कम देखा होता है। वो एक जो उनके सामने जो सैंपल साइज होता है वो वही होता है जो एक दो मैचेस में जिसमें बेचारों ने नहीं किया होता। बट मेरे सामने सैंपल साइज को पिछले 5-6 सालों का, जिसमें पता नहीं कितनी दफ़ा उस प्लेयर ने ऐसी सिचुएशंस में मैच जिताए हैं और अंडर प्रेशर परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। तो मैंने तो उसके पोटेंशियल पे उसको बैक करना, मुझे वो सारा पीछे उसके बैकग्राउंड का पता है। जब तक मैं भी किसी को करते हुए नहीं देखूंगा तो मुझे भी 1-2 परफॉर्मेंसेस के बाद लगेगा कि नहीं यार ये नहीं कर सकता। दैट इज बेसिकली द रीजन।